हेलो, गुड इवनिंग। मैं ज्योति आपका अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो मुख्य सेविका सिलेबस की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हम टीकाकरण के विषय में जानेंगे, जो आपको परीक्षा में एक अच्छा स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं टीकाकरण टॉपिक को। टीकाकरण कार्यक्रम जन्म से पहले और जन्म के बाद। तो जान लेते हैं कि टीका है क्या। टीका एक ऐसा जैविक मिश्रण है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जब शरीर रोग के संपर्क में आ जाता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है और जल्दी रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। जैसे कि सामान्य सी भाषा में हम समझ लेंगे कि टीका एक ऐसी प्रक्रिया है या टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति में प्रतिरक्षित या संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है, यानी कि शरीर की पावर बढ़ाई जाती है ताकि शरीर रोगों से लड़ सके। और ऐसी चिकित्सा व्यवस्था होती है कि व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से बचाने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। लेकिन क्या है कि भारत में टीकाकरण के स्तर में कमी के बहुत सारे कारण हो गए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये कई बार टाइपिंग में हो जाती है, तो ये यहाँ पे कारण है, आप यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पे कारण, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कारण है। तो देखिए, टीकाकरण सेवाओं का पहुँच नहीं बना पाना, यानी कि टीकाकरण सेवाएं हमारी हर जगह नहीं पहुँच पाती। क्या होता है कि कोई ना कोई बाधा या रुकावट आ ही जाती है, जिससे टीकाकरण हम तक समय तक नहीं पहुँच पाता। तो इस वजह से बहुत सारे रोग फैल जाते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चों के माता पिता को टीकाकरण का ज्ञान ना होना। बहुत से बच्चों के माता पिता क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उन्हें टीकाकरण के बारे में ज्ञान नहीं होता या फिर गलतफहमी हो जाती है। जैसे कि अभी कोविड-19 आया तो उसमें क्या हुआ कि कई लोगों को गलतफहमी हो गई कि टीका लगते ही डेथ हो जाती है, टीका लगते ही बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, या टीका लगते ही अटैक आ जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान ना होना या फिर अधूरा ज्ञान होना, यह बहुत नुकसानदेह होता है, जो टीकाकरण के स्तर में कमी का कारण बनता है। फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा कुछ लोगों का टीकाकरण सेवाओं पर यकीन ना होना। ये हमने इसी में आपको बता दिया कि कुछ लोगों का टीकाकरण सेवाओं पर यकीन नहीं होता, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। फिर हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं, कई बार वह भी लापरवाही कर देते हैं कि अगर उन्हें सरकार ने कोई निर्धारित क्षेत्र दे दिया कि आपको इतने समय में यहाँ तक का टीकाकरण पूरा करना है, तो वो करते नहीं हैं, लापरवाही कर देते हैं। तो इस तरह से कई बार बीमारियां फैल जाती हैं और टीकाकरण के स्तर में कमी आ जाती है। तो टीकाकरण में स्वास्थ्य सेविकाओं की भूमिका हम आपको बताएंगे कि जो स्वास्थ्य हमारी सेविकाएं होती हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा टीकाकरण के लिए योजना बनाना। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है योजना बनाना कि आज हम यहाँ से यहाँ तक टीके लगाएंगे, ऐसे निर्धारित क्षेत्र में लगाएंगे और इतने लोगों का हमें यहाँ टीकाकरण करना है। तो जब वे योजनाएं बना लेती हैं तो उसके आधार पर ही टीकाकरण करती हैं। यह उनके लिए भी आसान हो जाता है। और फिर अनाउंसमेंट वगैरह करा देते हैं कि आज यहाँ पर टीकाकरण होगा या इस रोग के टीके लगाए जाएंगे, तो जन सामान्य को पता भी चल जाता है। फिर ऐसे ही हमारा आता है कि उचित स्थान का प्रबंध। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हमारे गांव या टाउन में ही या फिर आसपास कोई ऐसी जगह चुन लेते हैं जिससे सभी व्यक्तियों को पहुंचने में आसानी हो और सभी व्यक्तियों तक आसानी से पहुंच बन सके। तो इसलिए ऐसे ही स्थान का प्रबंध किया जाता है। फिर आता है हमारा रिपोर्टिंग मामलों का पता लगाना कि यहाँ पर कितने रोग हैं, किस तरह का रोग है और किस तरह का यहाँ पर टीका चाहिए। और वहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड होता है, रिपोर्टिंग होती है, उन मामलों का पता लगाकर टीकाकरण कराना, ये हमारी स्वास्थ्य सेविकाओं की जिम्मेदारियों में आ जाता है। फिर ऐसे ही हमारा आता है सार्वभौमिक टीकाकरण। अब देख लेते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण है क्या। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने टीकाकरण प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम विश्व के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है।
1885 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया ताकि वर्ष 1989 से वर्ष 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत की जा सके, यानी कि अच्छे से टीकाकरण हमारा किया जा सके। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। और जब हमारा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले हमारा मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, जो 2014 में शुरू हुआ था। यह सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए था और यह 60 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। 60 टीके कौन कौन से हमारे? तपेदिक, पोलियो, माइलेटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टीटनेस और खसरा। और बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें हमारे 5 टीके और जोड़ दिए गए। कौन कौन से? खसरा, रुबेला, रोटावायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल किया गया, जिससे इसकी संख्या हमारी 12 हो गई थी। और फिर क्या हुआ, इन सबको शामिल कर लिया गया। कुछ चुने हुए राज्यों और जिलों में जापानी एन्फ्लटाइटिस और न्यूमोकोकस के भी टीके दिए गए, क्योंकि यह भी एक काफ़ी मात्रा में फैल गया था एक बार। फिर आया हमारा गहन मिशन इंद्रधनुष। गहन मिशन इंद्रधनुष, तो इसके बारे में जानेंगे। 2017 अक्टूबर में शुरू हुआ था हमारा, और इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्रों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, और इसका लक्ष्य हमारा था 2020 से पूर्वी 18 तक 90% टीकाकरण पूर्ण किया जा सके। इसी तरह फिर हमारा आया गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0। तो इसमें क्या था कि पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2019-20 में से शुरू किया गया था, और 27 राज्यों के 272 जिलों में टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। फिर हमारा 3rd नंबर पर आता है गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो इसमें क्या हुआ, 2021 में लॉन्च किया गया, और इसका लक्ष्य था बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीका लेने से बच गए थे या रह गए थे, चूक गए थे, तो उनका टीकाकरण इनका लक्ष्य था। फिर हमारा आया गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसमें क्या हुआ, ये आया हमारा फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में हमारा ये प्रारंभ हुआ था। और फिर क्या हुआ, जब फरवरी 2022 में प्रारंभ हुआ तो इस अभियान में क्या किया गया, 2 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण नियमित टीकाकरण की गति प्रभावित हुई थी, इसी अंतराल को भरने के लिए इसको लाया गया था। फिर हम कुछ प्रमुख टीके देख लेते हैं, जैसे हमारा BCG आता है। इसका पूरा नाम क्या था, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन, और इसका समय था जन्म पर या जन्म से 1 वर्ष तक, और स्थान था इसका बाईं बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता था। यह शिशुओं को ट्यूबरक्युलर, मेनिंजाइटिस और संचारी टीबी से बचाने के लिए दिया जाता था, और BCG का टीका जन्म पर या 1 वर्ष पर जितनी जल्दी संभव हो सके जरूरी होता था। और वैक्सीन देने का जो हमारा तरीका था वो हमने आपको बता ही दिया कि बाईं बांह के ऊपरी हिस्से में अंतर्जातीय त्वचा के नीचे दिया जाता था, अंतर्त्वचीय क्षेत्र में दिया जाता था। फिर ऐसे ही हमारा आता है सेकंड वाला OPV। इसका पूरा नाम था ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसमें क्या था, जन्म के समय और 3 खुराक 6 से 10 और 14 सप्ताह में दी जाती थी, और बूस्टर खुराक 16 से 14 महीने की उम्र में दी जाती थी। तरीका था इसका कि मुख द्वारा दिया जाता था। फिर देख लेते हैं पेंटावेलेंट। यह 5 रोगों के लिए दिया गया।
सॉरी, इससे पहले देख लेते हैं हेपेटाइटिस बी। यह जन्म पर या 24 घंटे के भीतर दिया गया है। इसके बाद 3 खुराक दी जाती है 6, 10 और 14 सप्ताह में। और तरीका होता है इसका अंतरापेशी इंजेक्शन जांघ के मध्य लगाया जाता है। फिर आता है हमारा पेंटावेलेंट। ये 5 रोगों के लिए दिया जाता है और इसका तरीका होता है बाईं मध्य जांघ के आगे और ऊपरी हिस्से में ये दिया जाता है। पांच रोग कौन कौन से हैं हमारे? डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, काली खांसी कहते हैं जिसको, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाली एक ये वैक्सीन है, जो संयुक्त वैक्सीन भी जिसको कहा जाता है। फिर क्या आता है हमारा? फिर आता है हमारा रोटावायरस। रोटावायरस वैक्सीन क्या होती है? डायरिया के खिलाफ होती है और शिशु और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। और समय 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में 1 वर्ष की आयु में यह हमारी दी जाती है। और तरीका होता है इसका तरल वैक्सीन की 5 बूंद मुंह में दी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं पीसीवी। इसके बाद आता है हमारा पीसीवी न्यूकोकल संयुग्म टीकाकरण। न्यूमोनिया में और शिशु और छोटे बच्चों को ये दिया जाता है। समय होता है इसका 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक दी जाती है और 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर खुराक दी जाती है। और तरीका होता है बाईं मध्य जांघ के आगे और ऊपरी हिस्से में दिया जाता है। यह शिशु और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रोपोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर देख लेते हैं हमारा 7 नंबर पर आता है FIPV पोलियो मेलेटाइटिस टीका। यह कब दिया जाता है हमारा? समय 6 से 14 सप्ताह। और तरीका क्या होता है? दाहिनी बांह के ऊपरी हिस्से में। यह FIV से हम क्या तात्पर्य है हमारा? पोलियोमेलाइटिस टीका। और इसका उपयोग हमारा पोलियोमेलाइटिस के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिया जाता है। वैक्सीन देने का समय IV की आंशिक खुराक 6 और 14 सप्ताह की उम्र में अंतर्त्वचीय क्षेत्र में दी जाती है और इसे दाहिनी बांह के ऊपरी हिस्से में दिया जाता है। फिर हमारा क्या आता है? फिर आता है खसरा, जिसको हम मीजल्स भी कहते हैं। इसमें दी जाती है हमारी MR वैक्सीन और इसमें क्या होता है? समय 9 से 12 महीने में दिया जाता है और यदि रह जाए तो 5 वर्ष के अंदर दे देते हैं। और तरीका होता है इसका दाहिनी बांह के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, और फिर आता है हमारा जेई टीकाकरण। जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इन्फ्लाइटिस रोग में दिया जाता है। इसमें क्या होता है? यह जापानी रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और जेई वैक्सीन अभियान के बाद जेई के लिए चुनिंदा जिलों में यह दिया जाता है। इसकी 2 खुराक दी जाती हैं। पहली खुराक 9 महीने में पूरे होने पर दी जाती है और दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। और इसका तरीका क्या होता है देने का? लाइव एंटीएलेड वैक्सीन, जीवंत तनकृत वैक्सीन बाईं ऊपरी बांह में अधिश्रय त्वचा के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से इसे दिया जाता है। ठीक है, और फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। फिर आता है हमारा टीपी बूस्टर। यह डिप्थीरिया, काली खांसी में दिया जाता है और यह एक संयुक्त वैक्सीन है। यह बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी जिसको पर्टूसिस भी कहते हैं हम, उससे बचाती है। और डीपीटी वैक्सीन जो होती है वो 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है, जिसे डीपीटी की पहली बूस्टर खुराक कहा जाता है। डीपीटी की दूसरी खुराक 5 से 6 वर्ष की आयु में दी जाती है और पहली खुराक बाईं मध्य जांघ के ऊपरी हिस्से में और दूसरी खुराक दी जाती है हमारी बाईं बांह के ऊपरी भाग में। तो ऐसे डीपीटी बूस्टर डोज दी जाती है। फिर आता है हमारा आता है टीटनेस। समय 10 से 16 साल के किशोर और गर्भवती महिलाओं के लिए दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को TT1 और चौथे सप्ताह में TT2 दी जाती है।
वैसे तो यह वैक्सीन किशोर और प्रौढ़ वयस्क सभी के लिए दी जाती है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और अब टीटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया टीडी टीके का भी निर्माण किया गया है। अब यह टीका भी लगाया जाएगा। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को TT1 दिया जाता है और TT1 के बाद चौथे सप्ताह में TT2 दिया जाता है। यदि गर्भवती महिला ने पिछले 3 वर्षों में TT-TD2 टीके प्राप्त किए हैं तो उसे केवल बूस्टर डोज दी जाएगी। इंट्रामुस्कुलर अपर आर्म अंतरापेशी बांह के ऊपरी भाग में दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देते हैं, जैसे कि टीका लेने के बाद क्या होता है, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, लाली सूजन आ जाएगी, बुखार आ जाएगा, ये सामान्य बात है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके बच्चों को इनमें से कोई भी समस्या हो जाती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार सांस की घबराहट हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, गर्दन या चेहरे पर सूजन आ जाती है, कई बार मांसपेशियों में ऐंठन भी आ जाती है, दौरा पड़ने जैसी स्थिति हो जाती है। कई बार बच्चों को क्या होता है, नींद में रहते हैं, नींद से उठने में परेशानी होती है। और 4 महीने से कम आयु के बच्चों में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक या 4 महीने से अधिक मलाशयी तापमान उनका बढ़ जाता है और बच्चा 3 घंटे में लगातार रोता ही रहता है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, चुप कर लें, लेकिन बार बार उसे चुप नहीं होता। चाहे आप उसे किसी भी चीज़ का लालच दे दें या कैसे भी उसका मन बहला लें, लेकिन वह चुप नहीं होता। और कई बार लाल चकत्ते हो जाते हैं, दाने दाने हो जाते हैं या पित्त जैसा हो जाता है। तो इसलिए आपको अगर ऐसा कभी भी होता है, आपके बच्चों को होता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।